अब जब पराली जलती है तब तो अखबारों में डेली खबर आता है, पराली जल रहा है, ये हो गया, वो हो गया, पोल्यूशन का जो है 450 के ऊपर चला गया। लोग ध्यान नहीं देते, पराली के जलने का काम खत्म हो गया जनवरी के अंत में, फरवरी में, तब भी 450 के ऊपर है, तब कोई न्यूज में नहीं आता। देखिए, दिल्ली में आबादी 2 करोड़ का है, राइट। और दिल्ली में तकरीबन 1.25 करोड़ गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पे। 1.25 करोड़ गाड़ियां क्यों चल रही हैं? एक एक गाड़ी 4 पहिए वाली एक आदमी को लेके चलता है, पर बस जो है 50 लोगों को इकट्ठे लेके चलता है। तो आप सोचिए, सड़क भी कम चाहिए आपको, ईंधन भी कम जलेगा प्रति व्यक्ति। तो जब तक आपके निजी वाहन कम नहीं होंगे, प्रदूषण भी कम नहीं होगा। सिंगापुर में एक बूंद पानी वो वेस्ट नहीं करते। पूरा पानी, घर का पानी, होटल ऑफिस का पानी, इंक्लूडिंग टॉयलेट का पानी, उसको रिसाइकल करके वापस सप्लाई करते हैं। टॉयलेट का पानी भी, आप सोच लीजिए, इतना प्योरिफिकेशन करते हैं उसको। उसको नाम दिया है न्यू वाटर, मतलब उसको बिल्कुल नए तक की वो करते हैं। और उसकी पब्लिसिटी करने के लिए कुछ साल पहले सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन पे आके टॉयलेट का पानी, नलके से जो पीने लायक पानी होता है, उसको पी के दिखाया जनता के सामने, ताकि वो एक्सेप्टेबल। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और हम आज मिलने आए हैं रघुनंदन सर से, जो दिल्ली साइंस फोरम में रिसर्च करते हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से हमारे देश में गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर क्राइसिस पे बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, और बाकी वो बेहतर बता पाएंगे क्योंकि रिसर्च करें। तो आइए उनसे सीधे जुड़ जाते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, टेम्परेचर आप देख रहे हैं 50 क्रॉस कर चुका है, और हमने बात किया, जैसे हम देख रहे हैं अभी यूपी में जो 33 जो लोग थे इलेक्शन कमीशन के, वो मर गए, हीट स्ट्रोक से बहुत डेथ हो रही है। मतलब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, ऐसा है कि हीट वेव तो आते हैं, आमतौर से आते हैं, पर इस साल खास करके हीट वेव, उनकी तापमान भी बढ़ा है और लंबे समय तक हीट वेव चला है। राइट। नहीं तो आमतौर से 3 दिन 4 दिन चलेगा, 43-44 पे रहेगा। अब की बार 45 के ऊपर हफ्ते लगातार 10 दिन 15 दिन हीट वेव चले। ये जो है आगे आने वाले सालों में भी ये होगा, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की आपने बात की, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के वजह से ये है। और ये केवल भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है, ईरान में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, जो आमतौर से जाना जाता है कि ठंडे मुल्क है, पर वहाँ पे हीट वेव 50 डिग्री के ऊपर अमेरिका में भी हुआ है। और सूखा है, वहाँ पे ड्राउट है, 3-4 साल लगातार पूरी नदी के नदी सूख गए। तो ये वैश्विक गर्माहट, ग्लोबल वार्मिंग कहें या जलवायु परिवर्तन कहें, उसकी वजह से है। और वैज्ञानिक का प्रिडिक्शन है, अनुमान है, कि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हीट वेव, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, और ये जल्दी भी आएंगे। यानी कि पहले मान लीजिए हीट वेव आते थे 4 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, अब जो है हर साल आ सकता है। आप एक चीज़ का पे गौर करें कि पूरी दुनिया में पिछले साल 2023 का जो साल रहा है, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है जो कि औसत के जो टेम्परेचर हैं उसके ऊपर ना हो। मतलब पूरी दुनिया में पूरे 2023 पूरा साल अबव एवरेज टेम्परेचर पे गया है। सर, हीट वेव को लू कहते हैं, तो आम भाषा में मैं बता दूं, लू बोलते हैं हीट वेव को। हर साल जब भी हम घर पे बैठे होते हैं, सब आम जनता बैठती है, वो कहती है इस साल गर्मी बहुत आ गई। हर साल हम यही कह रहे होते हैं कि गर्मी बहुत आ गई। इस बार भी 2024 में यही कहा गया, गर्मी बहुत आ गई, जो कि देख रहे हैं, मतलब 50 डिग्री क्रॉस कर गया दिल्ली में भी। और इतनी आग लग रही है, हम देख रहे हैं हीट वेव जो है, वो आग की मात्रा इस बार ज्यादा, मतलब आग की संख्या, आग ज्यादा जगह लग रही है। तो हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि ये जलवायु परिवर्तन के जो आंकड़े हैं,
और जो अनुमान है वो बताता है कि ये होगा। और ये ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि वो लोग बातचीत में ऐसे ही करते हैं कि हाँ जी इस साल तो बहुत गर्मी हो गई, पिछले साल से ज़्यादा है, कि लोगों की याददाश्त इतनी नहीं है कि वो रिकॉर्ड देखें। पर जो रिकॉर्ड देख के बताने वाले हैं वो बताएंगे कि ये साल अभूतपूर्व ये हीट वेव हुआ है, इतनी टेम्परेचर इतने दिनों तक ये नहीं हुआ है पहले, और ये आगे आने वाले दिनों में भी होगा, सालों में भी होगा। तो इसके लिए हमें चेतावनी, हमें सुरक्षित होना चाहिए। जो आपने उदाहरण दिया इलेक्शन के दौरान हुए, अब देखिए इलेक्शन कमीशन है, पूरे देश में चुनाव चला रही है, उन्होंने सरकारी कर्मचारी, स्कूल टीचर सबको जुटा के ये चुनाव करवाया है। क्या वो इस बात पे ध्यान नहीं दे सकते थे कि बूथ खोले हैं, वहाँ पे कुछ सुरक्षित हो, कूलर लगाए जाएं, ताकि लोग जो क्यू में खड़े हैं, जो कार्यकर्ता जो अंदर लगे हैं, वो भी सुरक्षित रहें। अगर गर्माहट 44-45 डिग्री पे पूरे दिन वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो जाहिर है कुछ लोग तो बीमार पड़ेंगे। आपने मतलब सोचा नहीं है इसके बारे में कि कैसे इस पे सुरक्षित रहें। 33 लोगों की डेथ हो जाती है हीट स्ट्रोक से, हम रोज सुनते हैं, कोई मतलब दिल्ली में अभी तक हम दो डेथ सुन चुके हैं, तो ये बड़ी बात है। और सरकार भी इस पे कोई खास जैसे बातचीत करती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए करनी और सोच में बहुत फर्क है। हमारे देश में हम कानून बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं, उसको लागू नहीं करते, लागू करने पे ध्यान नहीं देते हम। अब जैसे आप देख रहे हैं कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई, आग लगने के बाद अस्पताल में आग लग गई, 10 लोग मर गए, उसके बाद फायर डिपार्टमेंट जाती है और कहती है कि भाई ये यहाँ पे जो रूल होते हैं उस पे वो लागू नहीं थे, तो आप क्या कर रहे थे अभी तक। तो वैसे ये हाल है। अब राष्ट्रीय स्तर पे और हर राज्य में हीट एक्शन प्लान करके एक बनाया गया है, जिसमें बताते हैं कि अगर तापमान इतने से ज़्यादा गया तो आपको क्या करना चाहिए। पहले चेतावनी दें आप जनता को कि 3 दिन के बाद देखिए 45 के ऊपर जाने जा रहा है, तो आप सुरक्षित रहें, हो सके तो घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, निकलोगे तो कुछ प्रिकॉशन लें, छाता लेके घूमो, टोपी पहन के घूमो, पानी साथ लेके चलो। पर आप सोचिए मजदूर लोग बाहर काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, बाहर तो काम करना ही है। तो हीट एक्शन प्लान में ये एक रूल है, पर वो रूल कानून की तरह नहीं है, एक एडवाइजरी है कि सुझाव हम दे रहे हैं कि मजदूर लोग जो हैं 12 से लेके 4 बजे तक काम ना करें। अब वो मजदूर के ऊपर डिपेंड थोड़ी है, वो तो ठेकेदार के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल। ठेकेदार इस बात पे मजबूर करो सरकार, अगर वो ये नियम बनाए कि नहीं आपको करवाना है, आप उनके शिफ्ट को चेंज करो, उनको कहो कि आप सुबह जरा जल्दी आओ, 7 बजे से 12 काम करो, 4 बजे से 6 बजे काम करो, फिर घर जाओ। और ये 4 घंटे का जो गैप है इस बीच में जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे एक पंडाल लगाओ, छाए में उनको बिठाओ, पानी का इंतजाम करो, तब बात होगी, नहीं तो लोग तो बीमार पड़ेंगे ही। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी 12 से 4 वाली बात सरकार ने की तो है, लेकिन जो ठेकेदार की आपने बात की वो काम करा रहे हैं, और उससे बहुत ज्यादा जो लेबर है परेशान है, और इसकी कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है, कोई इसको देख भी नहीं रहा है कि वो जो 12 से 4 लेबर काम कर रही है वो एक्चुअली में काम कर रही है। सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया कि नहीं भाई काम नहीं कराना है, लेकिन वो ये नहीं देख रही है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल। फरमान भी तो जारी नहीं है, चक्कर ये है कि ये रूल नहीं है, एडवाइजरी है कि वी एडवाइज कि ना करें। अब एडवाइस कौन सुनता है भाई, रूल भी बनाओ तब भी सुनते नहीं है हमारे देश में। तो केवल आपने सुझाव दे दिया, ये तो कानूनन होना चाहिए, मतलब कि जैसे बैन हो। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, सुबह से लेके आप शाम के 6 बजे तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, उसमें एक पाबंदी है, क्योंकि आवाज आती है, धूल उड़ता है, तो उस पर पाबंदी है, रूल है। 6 बजे से ज्यादा कोई नहीं करता, नहीं तो आसपास के लोग कंप्लेन करते हैं। वैसे इस पे कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए कि 12 और 4 के बीच में नो कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी देयर, ये कानूनन होना चाहिए। और कोई करवाए उस काम को तो आप मजदूर को कुछ मत कहो, ठेकेदार को पकड़ो। एग्जैक्टली, somebody should be responsible। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से, अब पिछले साल की बात छोड़ो, अब ये अब हर साल होने जा रहा है।
अब हर साल आप कह रहे हैं कि हीट वेव लू जो है बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? हाँ, तो देखिए, जो कुदरती है जलवायु परिवर्तन है और वो हमारे बीच में है, तो आप उसके बारे में आज और कल में कुछ नहीं कर सकते। उसका सोल्यूशन जो है 10-20 साल के बाद आपको असर पड़ेगा। आप अगर आज कुछ कोशिश भी करोगे, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम जो उत्सर्जन कर रहे हैं, एमिशंस जो हमारे हो रहे हैं, कोयला जला के, गाड़ियों से पेट्रोल जला के, इनके वजह से ये वैश्विक गर्माहट बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इस पे हमें रोक लगाना चाहिए। तो पूरी दुनिया में कोशिश है, हर देश को एक कोटा दिया गया, आप इतना कर सकते हो, पर हम जानते हैं कि जो कोटा दिए गए हैं देशों को, वो काफ़ी नहीं है। बहुत गैप है। जितना होना चाहिए तापमान जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, उतना नहीं हो रहा है। तो अगले 1-2 साल में उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर साल कॉन्फ्रेंस होता है इसका, कि उसमें नए कोटा दिए जाएं देश को, ताकि ये काबू में आए। पर अगर काबू में भी आए, जो हमने ऑलरेडी उत्सर्जन किए हुए हैं उसका असर आपको 20 साल 25 साल महसूस होता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने उत्सर्जन बंद कर दी और कल गर्माहट गिरने लग जाए। 20-25 साल इसके असर महसूस होने में लगेंगे। तो ये अब हमारे बीच में कम से कम 25 साल तक तो ये रहेगा। 25 साल तक रहेगा? ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि 25 साल, 25 मतलब 25 साल मतलब आप कह रहे हो हर साल जो हीट वेव वो और बढ़ती जाएगी और ये हमारे बीच में 25 साल तक रहेगा। अच्छा, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक हम इस पे क्या कैसे सुरक्षित रहें। जैसे मैंने बताया, कुछ आप टाइमिंग को शिफ्ट करें, बाहर के काम पे काबू लाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। दूसरा है कि ख़ास करके शहरों में, शहर में आपके देहाती इलाकों के तुलना में तापमान तकरीबन 2.5-3 डिग्री ज़्यादा होता है। राइट। क्यों? आपके बिल्डिंग हैं, सड़कें हैं, ये दिन भर धूप को सोखते हैं और पकड़ के रखते हैं। कहीं इसको भागने की जगह नहीं है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, मिट्टी है, खेत है, तो वो धूप को सोखते हैं और रात को उसको छोड़ देते हैं क्योंकि मिट्टी है। पर अगर आपको कंक्रीट है, पत्थर है, आप उस पर हाथ लगा के देखिए इस गर्मी में क्या होगा। बिल्कुल। तो वो गर्मी कहाँ जाएगी? वो यहीं शहर के अंदर बंद है। तो शहर के अंदर का तापमान बाहर के मुताबिक तकरीबन 2.5-3 अंक ज़्यादा है। कम से कम इस पे हम कुछ काबू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो है कि हम शहर कैसे बनाते हैं, सड़कें हैं, दीवार है, कंक्रीट है, ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरा है, अब हमने एसी चला के रखा हुआ है यहाँ पे, अंदर ठंडा है, पर अंदर ठंड के मुताबिक जो एसी है बाहर गर्मी फेंक रहा है। बिल्कुल। जहाँ एसी चल रहा है उसके सामने आप बाहर खड़े होकर देखिए, गर्म हवा देता है। हाँ जी। तो जितनी एसी चल रही हैं, जितना ठंडा अंदर कर रहे हैं, उतनी गर्माहट बाहर ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर बिना एसी के कैसे चले? बिल्कुल। अच्छा, लोगों का ये भी सवाल है कि बिना एसी के कैसे चले? तो एक तो है कि जो गरीब आदमी है उसके पास तो एसी है नहीं। बिल्कुल। उनके पास कूलर भी नहीं है। तो हम लोग जो मध्यम वर्ग कह लो, कुछ भी कह लो, थोड़े ठीक ठाक खाते पीते लोग हैं, हम अपने कंफर्ट के लिए एसी चला ली, पर हम शहर को गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो गरीब आदमी झेल रहा है। बिल्कुल। तो हम भी झेल रहे हैं क्योंकि हम घर के बाहर जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कई सुझाव हैं इसमें एसीज के बारे में खास करके, और मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। कि अगर आप देखें अखबार में, दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा है इस साल, बिजली की खपत 8,000 मेगावाट से ज़्यादा, जो कभी हुआ नहीं पहले। इसका तकरीबन आधा एयर कंडीशनिंग में जाता है, आधा एयर कंडीशनिंग में जाता है, केवल एयर कंडीशनिंग। तो इसको हमें कम करना चाहिए। एसी को कितना कम करें वो देखना पड़ेगा। अब मैंने एसी चलाया है, इसका थर्मोस्टेट होता है जो टेम्परेचर सेट करती है, मैं इसको कभी 27 डिग्री से कम नहीं रखता। आप हैरान होंगे सुन के, क्योंकि आम तौर से घर में लोग
20-21 पे लगाते हैं हाँ, और कंबल ओढ़ते हैं। हाँ, ये आदत है लोगों का। हाँ जी, पर मैं इसको 27 पे रखता हूँ। तब भी आप ठीक हैं, हाँ, मैं भी ठीक हूँ, कोई बुरा महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल। है। कंबल ओढ़ने की स्थिति नहीं है, पर ठीक है, कंफर्टेबल है, इतना ही चाहिए हमें। अगर आप पूरे शहर में, पूरे देश में ये एक कानून बने, अब घर के अंदर कानून बने ये मुश्किल होता है एनफोर्स करना, कौन जाके देखेगा। बिल्कुल। पर दफ्तर हैं इतने, उनमें अगर ये रूल बन जाए कि 26 या 27 से नीचे कोई नहीं लगाएगा, या मॉल है, सिनेमा है, वहाँ पे ऐसी जगहों पे आपने अगर रूल बना दिया तो आप शहर में 1.5 से 2 अंक सेल्सियस तापमान कम कर सकते हैं। क्या कार्य? केवल एसी, क्योंकि आप जो एसी चल रहा है उससे जितना कूलिंग अंदर कर रहे हैं उतनी गर्माहट आप बाहर फेंक रहे हो। तो आपने तापमान ऊपर रखा तो इतनी ईंधन की खपत कम होगी और गर्माहट भी आप बाहर कम फेंकेंगे। जस्ट दिस वन मेजर, एक मेजर से आप शहर के अंदर तापमान को 1.5 से 2 डिग्री कम कर सकते हो। ये बहुत बड़ी ये बात तो है। बहुत बड़ी बात आपने एक्चुअली कही, क्योंकि इससे पहले कभी ये सुनना, बहुत बड़ी बात। अगर ये हर घर में बात पहुंच जाए और पहुंच लोगों जाए को समझ आ जाए और घर तो से भी बहुत बदलाव आ बहुत सकता है। बदलाव। और अगर घर में तो बाद में आएगा, पर पहले जहाँ दफ्तर है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, बैंक है, रेस्टोरेंट है, होटल है, सरकारी दफ्तरें हैं, प्राइवेट वालों की, यहाँ पे अगर ये रूल बन जाए कि आप 26 के नीचे नहीं रख सकते, तो उसी से भाई लोग जाते हैं ऑफिस में, वो कहते हैं कि भाई वहाँ पे तो ऐसा है तो हमें घर में भी यही करना चाहिए भाई। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये मैं केवल एक काल्पनिक रूप से नहीं बता रहा आपको, ये कई दूसरे शहरों में, एशिया के, बैंकॉक, सोल साउथ कोरिया में, शंघाई चीन में, ये बाकायदा किए गए हैं और वहाँ पे अनुभव है इसका कि 2 अंक सेल्सियस तापमान कम किया जा सकता है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है जो हमें, मतलब मुझे लगता है करना चाहिए। और इससे मैं, आप मध्यम वर्गीय हैं, मैं हूँ, तो मैं अपने आप से कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं मांग रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आप एसी को थोड़े तापमान बढ़ा के रखें, आप पैसे भी कम, क्योंकि इसमें खपत कम हो रही है। सर ये बात कभी किसी ने बताई ही नहीं। तो इसमें आप पैसे भी कम खर्च करोगे, क्योंकि मेरा बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि मेरी खपत कम होगी और हम गर्माहट बाहर कम फेंकेंगे, तो शहर को भी फायदा, मुझे भी फायदा, और उसका उत्सर्जन जो होगा पावर स्टेशन का वो भी कम। तो मैं तो एक स्लोगन पिछले 10 साल से दे रहा हूँ, सेव एनर्जी, सेव मनी, सेव द प्लैनेट। आप ईंधन को भी बचा रहे हो, आप खुद पैसे भी बचा रहे हो और आप प्लैनेट को भी बचा रहे हो। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले शायद ये कोई बात बताने वाला ही नहीं था। मैंने तो कभी ये बात अगर सुनी होती तो मैं अपने घर का टेम्परेचर खुद 27 रखने की कोशिश करती। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो ये, दूसरा कि शहर के अंदर पेड़ लगाना, ग्रीन कवर जिसे कहते हैं, पेड़ हो, पार्क हो, घास हो, झाड़ हो बीच में। दिल्ली में पिछले 21 साल से तकरीबन इस पे काफ़ी डीडीए ने जोर दिया है। आप देखेंगे खास करके दक्षिण दिल्ली में इतने पार्क हैं, हाँ जी, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, हाउस खास, हाँ, इत्यादि। तो अगर आपके एक शहर में तकरीबन 20 से 25% एरिया ग्रीन कवर के अंदर हो, तापमान फिर से 1.5-2 अंक सेल्सियस के आसपास कम रहेगा। और आप इलाके में इसको अगर फैलाओगे तो इलाके भी ठंड, भाई आपने पूरे कहीं बहुत बड़ा एक पार्क बना दिया तो उसके आसपास तो तापमान कम होगा, बाहर क्या होगा। अब आपने देखा है कि अब आप कह रहे थे कि दिल्ली में तापमान 50 अंक सेल्सियस कहाँ हुआ है, मंगेशपुर, आया नगर, जो दिल्ली के बाहर के जो इलाके हैं। नई दिल्ली के बिल्कुल बीच में सफदरजंग इज द मेन, जो आईएमडी का स्टेशन है, नई दिल्ली करके जो तापमान आता है पेपर में, वो लोधी गार्डन, जोरबाग के आसपास
का एरिया, वहाँ पे वैसे ही तापमान 5 डिग्री कम होता है। हाँ, मैं भी जब ग्राउंड रिपोर्ट करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि साउथ दिल्ली के कुछ एरिया, जैसे कि बिल्कुल। आईआईटी दिल्ली जाती हूँ तो मैं बिल्कुल। देखती हूँ कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है कम जब होता मैं वापस जब मैं आ रही होती हूँ कहीं बिल्कुल। इलाके से, जैसे कि वही हो गया कल्याणपुरी, जहाँ पे बिल्कुल पेड़ पौधे है ही नहीं और बिल्डिंग्स और घर बिल्कुल। खड़े हुए हैं बहुत बिल्कुल। सारे। तो आपने देखा होगा इस हीट वेव के दौरान कि बाहरी इलाके दिल्ली में तापमान 47, 48 ऐसे है। लोधी गार्डन जिसे नई दिल्ली कहते हैं वहाँ पे 45 है। तो हरियाली का ऑब्वियस एक कोरिलेशन है, जितनी Definitely. हरियाली होगी उतना तापमान कम होगा। तो ये दूसरा एक वो होना चाहिए, पर ये जितना फैलाव हो, अब दिल्ली में परसेंटेज तो ठीक है 20-25% के आसपास है ग्रीन कवर, पर कई जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पे है ही नहीं कुछ ग्रीन कवर। बिल्कुल। बिल्डिंगें बन गई, गुड़गांव में देखिए क्या हालत है, आपको एक पेड़ नहीं नजर आएगा वहाँ पे, सब काट कूट के आपने बड़ी इमारतें बना दी, क्या फायदा हुआ उसका। गर्माहट इतनी है, बिना कार के आप गुड़गांव में जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि वहाँ पे घर के अंदर एयर कंडीशनर, हाँ। गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर, और आप बाहर कदम नहीं रख सकते आप। तो ये मुझे लगता है कि कम से कम जो आपने सवाल पूछा कि इसमें क्या कर सकते हैं, कम से कम ये 2 चीजें कर सकते हैं कि हरियाली बढ़ाओ, और हरियाली जितना फैला हुआ होगा शहर में, गांव में, जहाँ पे भी है, उतना सबको फायदा होगा। नहीं तो केवल मैंने लोधी गार्डन बना दिए तो जोर बाग के लोग खुश हो गए, तो बाहर का आदमी क्या करेगा। मुझे लगता है सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी एक ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि आजकल हर इंसान अपनी पर्सनल कार रख रहा है, तो उससे ज्यादा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा काम करे सरकार तो बिल्कुल होना चाहिए, और ये जरूर होना चाहिए। उसके फायदे भी बहुत हैं। एक तो है आम जनता को फायदा होगा। अब आप देखिए, आप शायद मेट्रो से आए थे। हाँ जी। मेट्रो आजकल एक, मैं मानता हूँ, मध्यम वर्ग के लिए एक ट्रांसपोर्ट बन चुका है। हाँ, मजदूर वर्ग, गरीब आदमी मेट्रो में नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत महंगा पड़ता है। उसके लिए केवल बस ठीक है। भाई दूर दूर से आते हैं लोग, डेली मेट्रो में 40, 50, 60 रुपए खर्च करना आसान काम नहीं है। जो आदमी 10,000 रुपए महीने में कमा रहा है और उसके 4,000 रुपए केवल मेट्रो में निकल जाए तो क्या खाएगा। सही बात है। तो बस इज द आंसर। तो बसें जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। अब दिल्ली में अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 10 से 12,000 बस आपको चाहिए। फिलहाल दिल्ली में 4,000 बस है। 4,000 बस हैं तो किसी एक वक्त उसमें से 3,000 बसें तो ठीक है, 1,000 कुछ ना कुछ रिपेयर हो रहा है, वो अंदर हो रहा है, तो 4,000 में से 3,000 बस चल रहे हैं। इसका मतलब इससे कम से कम 3 गुना ज्यादा हमें बसें चाहिए, वो भी दिल्ली में, जहाँ पे इतनी बसें हैं। अगर आप बाकी जो राज्य हैं उनके जो राजधानी है वहाँ जाओगे, बसें कहाँ दिखती हैं। आप जयपुर में जाओ, भोपाल में जाओ, लखनऊ में जाओ, हम नोएडा चले जाएं, वहाँ ही नहीं है ही नहीं, गुड़गांव में नहीं है। तो क्या मिलते हैं आपको वहाँ पे? तो जब तक कुछ नहीं, ऑटो, वो टेम्पो वगैरह जो फट 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 करके चलते, और वो सबसे ज्यादा गंद फैलाते हैं। सर वो जो टेम्पो है जिनमें 12-12, 15-15 लोग जाते हैं, जब मैं देखती हूँ गुड़गांव या नोएडा में, वो कितना, एक तो रिस्की है और पोल्यूशन देखो, पोल्यूशन इतना फैला रही है, फिर भी उस पर रोक नहीं लग रही है। रोक, इसी देखिए एक बात है कि रोक वो इसीलिए आ रही है क्योंकि जनता को कुछ ना कुछ यातायात के लिए साधन चाहिए। अगर बस नहीं है तो टेम्पो चलेंगी, तो लोगों को फायदा होगा, वो इसलिए वो जा रहे हैं उसमें, टेम्पो वाला भी अपना पैसा कमा रहा है। तो इसका सोल्यूशन तो ये है ना कि सरकार बस चलाए। तो अगर सरकार भी ये सोचने लगी कि मेरा मुनाफा कहाँ से आएगा, बस से मैं मुनाफा कमाऊं, इससे नहीं होता। बस जो है मुनाफा कमाने का साधन नहीं है, जनता के लिए एक सेवा है। अगर आप पानी सप्लाई कर रहे हो तो सरकार पहले ये सोचने लगे कि इससे मुनाफा कितना कमाऊंगा, तो पानी का सप्लाई तो होगा ही नहीं। अगर आप मुनाफे का वो लगाएंगे, तो कुछ चीज़ें हैं जो जन सेवा है, जन सुविधा है, वो सरकार को करनी चाहिए। आप इसके बारे में नुकसान कितना हो रहा है, फ़ायदा कितना हो रहा है, मैं मुनाफा कितना कमा रहा हूँ, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जिसे इसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ पब्लिक गुड। तो पब्लिक के लिए ये करते हैं तो इसको करना चाहिए, बिना उसको कोई फायदा नहीं है। इसको देख के यूरोप में कई शहर
उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर दिया, हाँ जी, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो उत्पादकता पे बहुत असर पड़ेगा। काम करने वाले लोग इधर से उधर पहुंच नहीं पा रहे, लेट हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, तो इसमें उत्पादकता सफर करेगा। इसमें और टाइम भी बच रहा है ना, टाइम भी बच सोचना रहा है ना नहीं पड़ उसमें। रहा। बिल्कुल, बस 1.5 घंटा 2 घंटा वो लग रहा है उसको वही। सुबह आने जाने में, तो थका हुआ पहुंचेगा ऑफिस, तो हम्म। काम क्या करेगा। तो इसीलिए उन शहरों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर दिया कि कोई बात नहीं, इसमें हम पैसा नहीं कमाएंगे, पर ये इकोनॉमी को वैसे ही फायदा करेगा। तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपने बस चलाया उतना आपने उत्सर्जन को कम किया। पेट्रोल ना भी चलाओ, कल को बिजली में अगर चलाओगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, तब भी वो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है कोयला जला के, बिल्कुल। तो उत्सर्जन आप कम करेंगे, जनता के लिए सेवा देंगे, प्रदूषण भी कम होगा। प्रदूषण, आपने दो बातें की, तो पहले वाटर क्राइसिस पे आ जाते हैं, जो कि हम देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली में बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस है। और दिल्ली की बात दिल्ली में तो है ही, लेकिन साथ में अगर हम देखें यूपी में, हम देखें राजस्थान में, तो यहाँ भी पानी की बहुत कमी है। लेकिन अभी जैसे दिल्ली में अगर हम देखें पानी की कमी है, तो इसमें सरकार कह रही है कि हरियाणा और यूपी से पानी नहीं आ रहा, दिल्ली में खुद का पानी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? और नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि 2030 तक पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें मेरे ख्याल 3 पहलू हैं जिसके बारे में हमें गौर से सोचना चाहिए। पहला है कि हमने शहर बना लिया और शहर में आबादी बढ़ रही है, तो जब हम शहर के बारे में सोचते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, हम ये नहीं देखते कि अच्छा इसकी आबादी हमारी इतनी है, उस आबादी को सपोर्ट करने के लिए क्या हमारे पास बिजली है, पानी है। बिजली तो आप पैदा कर सकते हो, पानी को पैदा नहीं कर सकते आप। True. जितना है उतना है। अब दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली का पानी हरियाणा के थ्रू यमुना का पानी आ रहा है। हाँ। उसके अलावा गंगा का पानी नहर से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश का पानी आ रहा है, ऊपर रेणुका बांध बन रहा है ताकि वो दिल्ली को सप्लाई करे। तो हम निर्भर हैं कि दूसरे प्रांत जो है वहाँ पे पैदा करके नदी का पानी निकाल के वो हमें सप्लाई करें। तो इससे के साथ जुड़ा हुआ दूसरा पहलू आ रहा है, क्या हम उस पानी का इस्तेमाल ठीक से कर रहे हैं। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, निर्भरता कैसे खत्म कर सकते हैं, फिर ये एक जानना बहुत जरूरी है। अगर ये दिल्ली में क्या खत्म हो सकती है, ये देखिए सवाल ऐसा है, निर्भरता हमेशा कम शायद ना हो पाए, क्योंकि ऐसा है कि हर शहर किसी न किसी नदी के आसपास, ये तो पुरानी एक चीज़ है, कोई नई बात तो है नहीं। राजा महाराजा हमेशा अपना शहर किसी नदी के आसपास ही रखते थे, क्योंकि पानी को चाहिए आपको अगर शहर बसाना हो। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 40-50 साल में आपके शहर की आबादी इतनी बढ़ गई है कि वो जो एक टाइम पे अच्छा जी नदी आ रहा है, उसका पानी आ रहा है, सब कुछ, अब वो नदी का पानी जो है उससे ज़्यादा खपत आपका हो रहा है। नदी का पानी उससे ज़मीन के अंदर भी जाता है, ग्राउंड वाटर, बारिश का पानी पड़ रहा है वो भी नीचे जा रहा है। आपने आप पंप लगा दी, उसको खींचना है आप। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा जितना बारिश का पानी और नदी का पानी स्रोत में जा रहा है, उससे 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा हम पानी खींच रहे हैं। और ये केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में ये हालत है, क्योंकि खेती का पानी भी अगर नहर नहीं है तो किसान भी अपना पंप सेट लगा के पानी खींच रहा है। हाँ सर, अभी मैंने देखा कि समरसेबल की बहुत ज्यादा लोग लगाने लग गए अपने घर में। ये पहले जब हम गांव में जाया करते थे तो देखते थे वहाँ नल में भी पानी आ जाता था, अब समरसेबल लगाना पड़ रहा है और उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। वैसे भी सबमर्सिबल कानूनन मना है। आप दिल्ली में आप सबमर्सिबल नहीं लगा सकते, पर लोग लगा रहे हैं। हाँ। देखभाल करने वाला नहीं है, उनसे ज़्यादा पूछोगे तो वो कहेंगे भाई साहब आपने तो सप्लाई नहीं किया, मेरे को तो मैं क्या करूँगा। फिर वो टैंकर से मंगाएंगे, टैंकर का पानी, वो एक टैंकर के लिए 1000 रुपये मांगेगा, कहाँ से देगा आदमी। तो हमें इसके बारे में 2-3 पहलू हैं इसके। पहला, जितना पानी आया उसको पहले हमें ट्रीट करना है, क्या उतनी कैपेसिटी है ट्रीट करने की। दिल्ली में थोड़ी कमी है, एक तो ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। दूसरा है, जितना ट्रीट करके हमने पानी घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, रास्ते में कितना नुकसान हो रहा है।
आज इसकी भी बहस चल रही है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि सप्लाई से लेके मेरे घर तक पानी पहुंचने में पाइप जो है बीच में डैमेज्ड हैं, पुराने हैं, छेद है, उसमें पानी लीक हो रहा है। तो जितना पानी सप्लाई होता है उसका तकरीबन 75% ही लोगों के पास पहुंच रहा है। 25% तो हम वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं। उसके अच्छी तरह से पाइप बिछाएं, उसमें भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में सोच समझ के। दिस इज नंबर 2। नंबर 3 जो मेरे ख्याल से अभी तक, जैसे मैं एसी का उदाहरण दे रहा था, जो हमें हिंदुस्तान में बड़े गौर से सोचना चाहिए, वो है पानी का रिसाइकलिंग। अब मैंने घर के अंदर पानी तो ले लिया, नहाया सुबह, वो पानी गया और फिर वापस सूअर लाइन में जाके सूअर तक पहुंचता है। क्या वो पानी यहाँ पे कहीं आसपास पकड़ के उसको रिसाइकल करके घर के अंदर गार्डनिंग के लिए, टॉयलेट के लिए, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम? करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये अभी तक हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो क्यों नहीं उठाए जा रहे कदम? ये तो सबको पता है, नीति आयोग की रिपोर्ट भी सरकार देख रही है, सरकार को पता है वाटर क्राइसिस है। तो अब है कुछ जगहों में, जैसे दिल्ली में मोती बाग के आसपास स्मार्ट सिटी टाइप का वहाँ पे बनाया, तो वहाँ पे जितने ये अपार्टमेंट बने हैं उनके घरों में, जैसे ये बिल्डिंग है, उसमें कहते हैं ड्यूअल पाइप, मतलब पानी के लिए 2 पाइप लगाए जाते हैं अलग अलग। एक तो शुद्ध पानी जो आया अंदर, और इस्तेमाल होने के बाद एक तो आपका टॉयलेट का पानी है, वो सीधा जाता है सूअर में, फिर सूएज ट्रीटमेंट प्लांट में जाके बाकी पानी रसोई का, नहाने का, हाथ धोने का, ये सब पानी जो है उसके लिए एक अलग लाइन लेके जाता है और वो वाटर ट्रीटमेंट करके वापस मेरी टंकी में जाता है टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करने। ये किया जा सकता है। अब कुछ शहर हैं, बेंगलोर में है, बेंगलोर में दिल्ली से ज़्यादा किल्लत है पानी। बेंगलोर में तो पानी खत्म हो गया है। पर इस चक्कर में अब वहाँ पे मान लीजिए सोसाइटी है जिसमें 100 फ्लैट है, तो अगर आपकी सोसाइटी है 50 फ्लैट से ज़्यादा, वहाँ पे अनिवार्य है कि आप पानी को रिसाइकिल करो, कंपलसरी, बिना उसके सोसाइटी को बनने नहीं देते। अब वो पानी को रिसाइकिल करके उसको तालाब में वापस डालते हैं। तालाब का पानी अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर में जाके उसको चार्ज कर लेता है। वहाँ पे बेंगलोर में रिसाइकल्ड पानी, उसकी कीमत है, लोग उसको खरीदने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि टैंकर का पानी इतना महंगा हो गया। तो रिसाइकलिंग हैज़ नाउ बिकम प्रॉफिटेबल ऑल्सो, कि आप पैसे कमा सकते हो उससे। वो मेरे ख्याल से दिल्ली में हमने आज तक सोचा नहीं, दिल्ली से ज़्यादा गुड़गांव में सोचना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव का पानी कहाँ से आ रहा है? हमारे पास तो यमुना नदी है, गुड़गांव का पानी वो तो और भी मर रहा है। तो यमुना का ही खींच खांच के वो पता नहीं क्या पानी लेके वो कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को लेके कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो सोसाइटी है बड़े बड़े, वहाँ तो रिसाइकिल तो होना ही चाहिए पानी। ये मेरे ख्याल से हमें बहुत गौर से सोचना चाहिए और इसको अब कंपलसरी करना चाहिए सोसाइटीज़ में, घरों में, कि रिसाइकलिंग। सर आपने बात की यमुना नदी की, हम देखते हैं यमुना नदी कितनी गंदी है और हर साल देखते हैं वहाँ झाग बन जाते हैं और वो मतलब कितना डर्टी वाटर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए तो जो वाटर का ट्रीटमेंट का प्लांट है वो मुश्किल से काम कर पा रहा है, क्योंकि जो अंदर पानी आ रहा है वो इतना गंदा है कि वो ट्रीटमेंट का प्लांट भी तो काम करना चाहिए। वो इतना गंदा है, इतना पोल्यूशन है उसमें, साफ हो तभी आपका ट्रीटमेंट प्लांट काम करेगा। पर मेरे ख्याल से अगर हमने वाटर रिसाइकलिंग पे ध्यान नहीं दिया, इस क्राइसिस से हम बाहर नहीं निकल सकते। कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। वाटर ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी, होना ही पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, दुनिया में सिंगापुर, अब आप सिंगापुर जानते हैं, छोटा सा शहर है पर आबादी बहुत है। छोटे से शहर में 8 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ के आसपास लोग रह रहे हैं वहाँ हैं। तो वहाँ पे इतना छोटा सा शहर है, उसका अपना कोई पानी नहीं है। पानी मलेशिया से आता है, वो भी बिल्कुल निर्भर है कि मलेशिया से पानी आए तो बात है। दिल्ली से तकरीबन आधा की आबादी है रफली। यहाँ पे हमारे क्या 20 मिलियन, 2 करोड़, वहाँ पे 1 करोड़ के आसपास की आबादी।
तो सिंगापुर में एक बूंद पानी वो वेस्ट नहीं करते। पूरा पानी, घर का पानी, होटल ऑफिस का पानी, इंक्लूडिंग टॉयलेट का पानी, उसको रिसाइकल करके वापस सप्लाई करते हैं। टॉयलेट का पानी भी है, आप सोच लीजिए, इतना प्योरिफिकेशन करते हैं उसको। उसको नाम दिया है न्यू वाटर, मतलब उसको बिल्कुल नए तक की वो करते हैं। और उसकी पब्लिसिटी करने के लिए कुछ साल पहले सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर टेलीविज़न पे आके टॉयलेट का पानी, नलके से जो पीने लायक पानी होता है, उसको पी के दिखाया जनता के सामने, ताकि वो एक्सेप्टेबल हो। तो देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए कुछ जगह पे, और हम लोग उसको देख रहे हैं यहाँ से, पर हम उसको यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम करना चाहिए इसको। क्या कारण आपको लगता है क्यों नहीं कर नहीं, रहे? अभी तक तो पहले तो इसके बारे में हमने सोचा नहीं। बिल्कुल। दूसरा है, हिचक तो होता है लोगों में, वो पानी रिसाइकल है, टॉयलेट का पानी। इसीलिए इसको मैं 2 चरण, तो पहले आप टॉयलेट के पानी को अलग रखो, बाकी पानी को रिसाइकल कर लो। तीसरे चरण में हम टॉयलेट का पानी को ले सकते हैं, जो हिचक होती है उसकी। तो हम धीरे धीरे भी अगर चलें तो हो सकता है, पर इसमें सबसे ज़्यादा है कि सरकार इसके पीछे जोर लगाए। अगर सरकार जोर नहीं लगाएगी, आप और मैं इसके बारे में बात करते रहेंगे, जनता की चेतना बढ़ाएंगे, वो चेतना बढ़ते बढ़ते जब तक होगा तब तक तो इतने साल निकल जाएंगे कि सरकार का अगर पीछे हाथ लगे इसके तो काम जल्दी होगा। अब आप सोचिए, गाड़ियां चल रही हैं सड़क पे, उस पर पोल्यूशन का नॉर्म है BS4, BS5, BS6। आपको और मेरे को उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने उसको अनिवार्य कर दिया। और पीछे से फैक्ट्री से वो गाड़ी निकलती नहीं जब तक वो BS6 के मुताबिक हो। तो प्रदूषण तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कम हो गया। आप AC लेते हो, फ्रिज लेते हो, 5 स्टार 4 स्टार, तो आपकी चेतना के ऊपर उतना जोर नहीं है, क्योंकि वो पीछे से फैक्ट्री से बन के ही आता है। तो ऐसे ही इसके ऊपर सरकार नियम बन जाए, ताकि वो जनता के चेतना पे निर्भर ना हो। बाकी जनता की चेतना और चीज़ों पे काम आएगा, पर कुछ चीज़ें अनिवार्य करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये काम होगा। मेरे को भी लगता है ये तो जो अभी आपने बातें की है बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे हम बातचीत तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस पे सरकार को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर, जो हमारी जनरेशन अब आने वाली होगी, उसको तो और दिक्कतें होंगी। बिल्कुल होगी। और मैं खास करके आपके जनरेशन की कह रहा हूँ, हमारा जनरेशन तो गया, आपके जनरेशन को अगर आपको सुरक्षित रहना है तो मेरी जनरेशन को इस पे पहलकदमी करनी चाहिए। नहीं तो आप जब बड़े होंगे, आपके जब बच्चे होंगे, गाली तो मैं खाऊंगा, आप कहोगे हमारे पूर्वजों ने क्या किया। तो ये मतलब मेरा तो मानना ये है कि आज जो देश चला रहे हैं वो मेरी पीढ़ी के हैं। उनका फर्ज बनता है कि अगली पीढ़ी के बारे में सोच के काम करें, अपने लिए नहीं, अगली पीढ़ी के बारे में सोच के इस पे काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है, पर सैडली। ये होना चाहिए, इट हैज टू बी डन, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है इसका। राइट। जैसे अभी हम पानी की बात करें तो मैं कहीं कहीं अभी देखती हूँ, जाती हूँ तो देखती हूँ लोग गंदा पानी जो गटर का है ना, वो पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। और ये बहुत बुरी स्थिति है। जब देखती हूँ मैं, तो मेरे पास भी सोल्यूशन कोई ऐसा खास है नहीं उसका, क्योंकि मुझे लगता है गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ आवाज उठा सकती हूँ, मैं उस बात तक पहुंचा सकती हूँ। क्या पता सरकार जो है जाग जाए, सिस्टम जाग जाए और कुछ हो जाए। तो मतलब इतना गंदा पानी तो मिल नहीं रहा है, वो अलग बात है। गंदा पानी पे तो हम बाद में ही बात करेंगे। पानी पीने को नहीं मिल रहा, पानी कितना गंदा है इस पे तो कोई बातचीत ही नहीं है। ये तो आप डेली रिपोर्ट पे अखबारों में पढ़ते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पानी सप्लाई नहीं होता। कभी कभी टैंकर आता है, वहाँ पे भीड़ भाड़ लगती है, कसर करके लोग समाओ पानी ले लेते हैं। पीने के लिए उस पर निर्भर नहीं होते। रोज़ एक 20 लीटर का पानी की बोतल खरीदते हैं, 31 रुपए तो डेली पीने के पानी पे खर्च हो जाता है। अब आप सोचिए, रोज डेली वेज लेबर पे काम करता है, उसका पानी ही पानी में मतलब महीने में 1000-2000 रुपए खर्च हो जाते हैं पीने के लिए। बल्कि पानी तो फ्री में मिलना चाहिए, मुझे लगता है। तो ये तो अब मेरे घर में काम करते हैं, मेरे घर में आते हैं, मेरे पास फिल्टर है, 2 महिलाएं काम करती हैं मेरे घर में आके, डेली मेरे घर में 4-5 बोतलें भर के ले जाती हैं, क्योंकि नहीं तो उनको फिर 20 रुपए खर्च करना पड़ता है।
सर आपको भी लगता है पानी तो फ्री मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, फ्री ना हो, कुछ टोकन में ले लो। हाँ। और अभी जो सरकार ने किया है कि इतने लीटर तक आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद आप पैसा दो, ये भी एक अच्छा सिस्टम है, ये तो मिलना चाहिए आपको। जैसे लेबर क्लास की जब हम बात करते हैं तो वो तो पूरे दिन काम करते हैं, धूप में काम करते हो, पानी तो एकदम इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, आप एसेंशियल, चल इम्पोर्टेंट नहीं है, एसेंशियल। एक्चुअली गलत यूज किया, इम्पोर्टेंट नहीं, एसेंशियल है, मतलब मूलभूत सुविधा का एक हमारा वो है, ये बिल्कुल जरूरत है ये, बिल्कुल। मतलब नहीं मिलेगा तो डिहाइड्रेशन और कितनी बीमारियां फैल जाती बीमारियां फैलती हैं। देखिए पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा बीमारी को कम करने में और मनुष्य के क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जितने उम्र तक वो जिंदा रहता है, वो बड़ा है मेनली पानी को साफ करने से। यूरोप में 19वीं सदी में सबसे ज्यादा जो बीमारियां फैलती थी वो पानी से थी। और पानी से बीमारी से बचने के लिए पानी को जब साफ किया, उसी से आधी बीमारियां तो वैसे ही कम हुई। ये बिजली गई, अब देखो आता है तो ठीक है। तो हम वाटर क्राइसिस की बात कर रहे थे और लाइट चली गई, तो वाटर क्राइसिस में पोल्यूशन भी आता है। एक पोल्यूशन अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है और वाटर में भी पोल्यूशन हो रहा है, तो हम एक बार उस पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक भाई, वाटर में तो पोल्यूशन है ही, जिसकी बात नहीं हो रही है। बात होती है पर वो होती है जब सरकार को दिक्कत पड़ती है। अब जैसे दिल्ली में हरियाणा से पानी आता है, यमुना का पानी हरियाणा से आता है। अब हरियाणा से जब पानी आता है उसमें अमोनिया, जो आमतौर से फर्टिलाइजर वगैरह से निकलता है, अमोनिया की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, उसे आप कह रहे थे जाग भी आता है, उद्योग है उसका पानी आता है, अमोनिया अगर पानी में ज्यादा हो गया तो आपकी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, या उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो पोल्यूशन से तो फर्क पड़ता ही है। आपके कई बार पानी की सप्लाई आ रही है, पानी का पाइप जो है उसमें भी लीक है, सीवर का पाइप है वो भी बगल से जा रहा है, तो सीवर का पानी कभी कभी पीने के पानी के पाइप के अंदर घुस जाता है। तो पोल्यूशन अनेक प्रकार से है। ग्राउंड वाटर जो होता है उसके अंदर पोल्यूशन हो जाता है। अब हमारे दिल्ली में गाजीपुर में बहुत बड़ा पहाड़ है, हाँ जी, गंद का, उससे सीप होते होते नीचे उसका पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में चले जाता है, और वही जो है हम हैंडपंप से खींच रहे हैं। तो पोल्यूशन तो बहुत है पानी में। नदियों में प्रदूषण है, तालाब वलाब जिससे होता है उसमें प्रदूषण है, ग्राउंड वाटर उसमें पोल्यूशन है। इस पे जब तक अगेन फिर वो सरकार के ऊपर आता है, क्योंकि पानी का ट्रीटमेंट आप और हम नहीं कर सकते। उद्योग हो या किसान का फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लगाने का पानी हो, गंद हो, सीवर का पानी हो, इन सबको ट्रीट करने का काम तो सरकार का ही हो सकता है, और तो कोई कर ही नहीं सकता उसको। तो वो ठीक से ट्रीट हो तभी बात बनेगी इसकी, नहीं तो ये होगा नहीं। सर हम देखते हैं पोल्यूशन की जब बात होती है कि जब भी दिवाली आती है पोल्यूशन हो जाता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि गर्मी हो रही है लेकिन पोल्यूशन है। रात को अगर आप निकलो तो दिखता है पोल्यूशन है, आंखें जलती हैं अभी भी। देखिए पोल्यूशन तो होगा, इस पे सर्दी में पोल्यूशन बढ़ता इसलिए है कि ठंडा मौसम है, तो जितना प्रदूषण है वो ऊपर उठता नहीं है। अब आप जानते हैं कि गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा, ठंडी हवा जो है वो नीचे आएगा। तो सर्दी के टाइम पे हवा नीचे ही रहती है और उसमें प्रदूषण के साथ नीचे रहता है, गर्मी के दिन में ऊपर उठता है। हाँ आपकी बात ठीक है कि गर्म मौसम में भी प्रदूषण है। वो क्यों है? क्योंकि प्रदूषण किस वजह से है? अब सर्दी में जब बात होती है तो हो जाता है अखबारों में कि पंजाब और हरियाणा में पराली जला रहे। पराली तो जलता है 2 हफ्ते के टाइम पे, बाकी समय में क्या हुआ? बिल्कुल। अब जब पराली जलती है तब तो अखबारों में डेली खबर आता है पराली जल रहा है, ये हो गया वो हो गया, पोल्यूशन का जो है 450 के ऊपर चला गया। लोग ध्यान नहीं देते, पराली के जलने का काम खत्म हो गया जनवरी के अंत में, फरवरी में, तब भी 450 के ऊपर है, तब कोई न्यूज़ में नहीं आता।
मेन चीज ये है कि प्रणाली वलाली तो होता है, सर्दी गर्मी तो होता है, पर प्रदूषण का मेन कारण है गाड़ियां। गाड़ियों के वजह से आपकी मात्रा प्रदूषण का बढ़ता है। और जो आपने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप निजी वाहन, देखिए दिल्ली में आबादी 2 करोड़ का है, राइट, और दिल्ली में तकरीबन 1.25 करोड़ गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पे। 1.25 करोड़ गाड़ियां क्यों चल रही हैं? एक एक गाड़ी 4 पहिए वाली एक आदमी को लेके चलता है, पर बस जो है 50 लोगों को इकट्ठे लेके चलता है। तो आप सोचिए, सड़क भी कम चाहिए आपको, ईंधन भी कम जलेगा प्रति व्यक्ति। तो जब तक आपके निजी वाहन कम नहीं होंगे, प्रदूषण भी कम नहीं होगा। तो प्रदूषण तो कम करना ही है, तो निजी वाहन को कम करो, इसमें अगेन और कोई उपाय नहीं है। पहले देखा था दिल्ली में ऑड इवन स्कीम लागू हुई है, आपको लगता है कि ये समर्स में भी होनी चाहिए या ये हर 12 महीने रहनी चाहिए? कर लो, पर मेन चीज ये है कि आप लोगों को सुविधा दो, ताकि जब आप लोगों को कहते हैं कि भाई गाड़ी मत निकालो, तो वो गाड़ी इस क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वो मजबूर है। वो घर से दफ्तर, केवल एक घर से दफ्तर नहीं जा रहा, घर से निकल के यहाँ जा रहा है, फिर वहां से निकल के 2 जगह जा रहा है, फिर वहां से निकल के तीसरी जगह जा रहा है। तो ये सब वो बिना गाड़ी के कर नहीं पा रहा। अगर आपने जन सुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी दी कि वो आराम से अपना काम कर सकता है, तो वो कर लेगा। कौन चाहता है कि वहां ट्रैफिक में जाके फंस के हॉर्न बजा के झगड़े वगड़े होते हैं? कि मैं भी नहीं चाहूंगा। मेरे को अगर सुविधा हो तो मैं अपनी गाड़ी घर छोड़ के दफ्तर निकल जाऊंगा मैं। पर कुछ लोग होंगे केवल जो सेल्स वाले हैं, जिनको 20 जगह जाना है, वो शायद गाड़ी निकालेंगे। राइट, मैक्सिमम लोग गाड़ी ना निकालें, उसके लिए आप सुविधा देंगे तो लोग गाड़ी नहीं निकालेंगे। मैं 2 छोटे उदाहरण आपको देता हूँ। मैं उन्हीं पर आने वाली थी। सिंगापुर में छोटा शहर है, वहां पे भी लोग हैं, अमीर लोग हैं, गाड़ियां चलाते हैं। वहां पे उन्होंने एक नियम बनाया, अगर मैंने गाड़ी खरीदना है तो पहले मुझे दिखाना पड़ता है कि वो गाड़ी मैं रखूंगा कहाँ, पार्किंग के लिए जगह है, वो दिखाना पड़ता है आपको। सड़क, वो कहना कि भाई मैं सड़क पे रख दूंगा घर के सामने, वो मना है। वो कहेंगे गैराज हो, घर के अंदर जगह है तो वो दिखाओ। अगर आप दूसरी गाड़ी खरीदना चाहते हो सिंगापुर में, तो जो नई गाड़ी की कीमत है उससे 2 गुना आपको देना पड़ेगा कीमत, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गाड़ियां इतनी हो। तो सिंगापुर माना जाता है कि अमीर शहर है, वहां पे गाड़ियों पे पाबंदी देखो कैसे लगा है। और पाबंदी दिन लगाने के साथ साथ उन्होंने बस की सुविधा ऐसे की कि कंपनी का मालिक भी बस में जाना पसंद करता है। ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज यहाँ भी होंगे। स्ट्रिक्ट लॉ प्लस सुविधा, राइट। सिर्फ आपने स्ट्रिक्ट लॉ लगा दिया पर आपने सुविधा नहीं दी, तो वो बंदा क्या करेगा? कानून तोड़ के बाहर जाएगा। और कानून टूटते भी मैंने देखा है तब है जब आपके पास उस चीज का कोई और सोल्यूशन नहीं है। विकल्प तो होना चाहिए आपके विकल्प पास, होना बहुत जरूरी है। विकल्प होना बहुत जरूरी है। तो पहले आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करो। दूसरा, मैं 4 साल 5 साल पहले बर्लिन यूनिवर्सिटी गया था जर्मनी में। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में गया, एक प्रोग्राम था हमारा क्लाइमेट चेंज को ही लेके। तो वहाँ पे 2 हफ्ते के लिए तकरीबन 20 लोग हम मिलते थे बैठ के बात करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने पहले दिन दूसरे दिन बात करके पूछा कि आप सब लोग जो लोकल लोग थे यूनिवर्सिटी के, कि कैसे आते हो यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं तो बाहर का आदमी था। तो जहाँ मैं रहता था वहाँ से अंडरग्राउंड जैसे मेट्रो होता है, वहाँ से उतर के एक ट्रेन होता है जो सरफेस पे चलता है, वहाँ उसको पकड़ के फिर मैं यूनिवर्सिटी पहुँचता था। लगते थे मेरे को आधा घंटा के आसपास। तो मैंने बाकी लोगों से पूछा आप कैसे हो? आप हैरान होंगे, बर्लिन यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में एक भी व्यक्ति नहीं था जो अपनी गाड़ी लेके आता, एक भी। और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी वहां पे, जिन्होंने मेरे को आमंत्रित किया था, वहां पे 7 किलोमीटर डेली साइकिल पे आती थी यूनिवर्सिटी में। यहाँ तो आप साइकिल चला भी नहीं सकते। साइकिल चलाने की सुविधा भी थी, क्योंकि अलग उसके ट्रैक बनते थे, गाड़ी ट्रक वगैरह वो आने का नहीं है।
7 किलोमीटर लेके वो चलते थे। कुछ और लोग भी साइकिल पे आते थे, कुछ लोग मेरे जैसे मेट्रो वेट्रो लेके पहुंचते थे। सबके पास गाड़ी थी। अब जिसने हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसने मेरे को बुलाया था, उनके पास अपनी गाड़ी थी, घर में खड़ा होता था। वो कहती थी कि सैटरडे संडे उनके माँ बाप बर्लिन से तकरीबन 60-70 किलोमीटर के बाहर रहते थे, वहां पे गांव में, तो उनको मिलने के लिए जाती थी, उसके लिए गाड़ी निकलती थी उनकी, नहीं तो हफ्ते भर वही अंदर बैठा रहता था। तो जरूरत नहीं थी, तभी वो कर पाती ये सब सुविधा दिलाया गया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी था, साइकिल का भी प्रबंध किया गया था, और जिसको चाहिए वो गाड़ी रखे और अपना बाहर जाए, घूमे, वापस आए। सर हमारे देश को कितना वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में? देखिए, इसके लिए जैसे हम बात कर रहे थे, 2 चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। एक, जनता के बीच में चेतना, और वो चेतना मेरे जर्मन साथी वो दिखा रहे थे वहां पे, वो भी है इसके अंदर एक, कि भाई मैं गाड़ी नहीं निकालूंगी, मैं साइकिल से ही आऊंगी डिपार्टमेंट में करके। हमारे प्रोफेसर वहां पे आते थे, नौजवान लोग भी बड़े इस पे कॉन्शियस थे कि नहीं भाई मैं तो साइकिल से जाऊंगा या मैं मेट्रो से जाऊंगा। तो जनता में चेतना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर उसके साथ साथ सरकार की तरफ से सुविधा देना वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये दोनों साथ चलती है। क्योंकि अगर जनता में चेतना है तो वो भी अपने सरकार पे दबाव डालेंगे कि आप करो, हम साइकिल में आना चाहते हैं पर आपने सुविधा नहीं दी। अब आप दिल्ली में साइकिल से जाने का हिम्मत नहीं करेंगे आप। हाँ जी। मैं पैदल नहीं जा सकता सड़क पे, शाम को मैं अपने मार्केट में जाता हूँ, छोटे से कॉलोनी के अंदर मैं सड़क पार नहीं कर पाता। कहीं से भी ऑटो वाला, कहीं से कोई भी आ जाए, लाल बत्ती है, कोई उसको देखता ही नहीं, जू जू करके जा रहे हैं, कोई भी लग जाए, हाथ लग जाए, कूद लग जाए, कोई भरोसा नहीं। और साइकिल पे जाने वाले बहुत बड़े हमारे पर्यावरण के एक एक्टिविस्ट, दिल्ली की मशहूर महिला है, वो खुद सुबह सुबह साइकिल लेके, वो सुबह जाती थी साइकिल लेके, मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास पीछे से आके गाड़ी ने उसको मारा, 2 महीने तक अस्पताल में थी, सुबह सुबह, जब इतनी भीड़ भी नहीं होती वहां पे, क्योंकि कोई परवाह नहीं करता। तो इसमें दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए, जनता में चेतना बढ़ना चाहिए, पर जनता में चेतना भी तब बढ़ेगा जब सरकार की तरफ से सुविधा, और थोड़ा सरकार इसको प्रमोट उस तरीके से करे, विकल्प देके और फिर जोर लगा के। सरकार की तरफ से ये दोनों साथ चलनी चाहिए, जोर भी होना चाहिए और विकल्प भी होना चाहिए, तभी वो जोर का फायदा होगा। ना ही तो विकल्प है और ना जनता में चेतना है, तो और सरकार भी पुश नहीं करती, तो क्या होगा? तो मैंने इसीलिए उदाहरण दिया, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं करती, उसके अपने कारण है, पर जैसे मैंने उदाहरण दिया, गाड़ियों पे प्रदूषण उन्होंने कम किया, बिल्कुल है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर पे स्टार रेटिंग, इससे फर्क पड़ा है। तो इन्हीं का उदाहरण देख के और क्षेत्रों में उनको और जोर से आगे बढ़ना चाहिए, मेरा मानना ये है। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अच्छा, एक और बात है, जब हम बात करते हैं लू की, हीट वेव की, तो हमने देखा है अब जो पहले गांव में कहा जाता था कि इतनी गर्मी नहीं होती है, गांव के लोग बहुत ज्यादा, उनका जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अर्बन एरिया से ज्यादा बेहतर है, लेकिन अब गाँव में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हमने देखा तो मतलब हरियाणा में सिरसा में टेम्परेचर बढ़ा, यूपी में टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ, राजस्थान का तो टेम्परेचर हमेशा से हमें पता है इतना ज्यादा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि अब ये जो गांव में भी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इतना ज्यादा? देखिए, ऐसा है कि गर्माहट तो बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से औसतन जो तापमान है वो बढ़ रहा है। पिछले 100 साल के तुलना में आज का तापमान 1-1.5 अंक सेल्सियस ज्यादा है, चाहे गांव में हो, शहर में उसके ऊपर 2 डिग्री है। बिल्कुल। औसत तो 1.5 डिग्री बढ़ा है, औसत के ऊपर आप 2-2.5 डिग्री लगा लो शहर के लिए, पर गांव में भी तो 1.5 डिग्री बढ़ा है। जहाँ पे पहले 45 होता था अब 46-47 होने लगा, जहाँ पे पहले 47 था अब वो 48-39 पे पहुंच गया है ना। तो बढ़ता है, पर एक फर्क है शहर और गांव के बीच में, और वो ये, हम तो आमतौर से बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, हाँ जी, कि 50 हो गया, हम कम जोर देते हैं मिनिमम टेम्परेचर पे। शहर में मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होने लगा है,
क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, शहर में गर्माहट को हम बांध के रखते हैं। हाँ। बिल्डिंग है, सड़क है, ये सब गर्माहट को सोखते हैं और रात को भी बाहर छोड़ते हैं। अब आप बाहर निकलेंगे दिल्ली में भी तो पैर नहीं रख सकते आप सड़क पे। गांव में ये नहीं होता। तापमान गांव में मिनिमम टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए वहां पे गर्माहट थोड़ी सी कम महसूस होती है शहर के मुताबिक, क्योंकि एक शरीर को भी एक फुर्सत मिलती है कि जब तापमान थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, रात को तापमान थोड़ा सा कम हो रहा है, तो शरीर को एक मौका मिलता है थोड़ा सा रिकवर करने का, जो शहर में नहीं होता। और वहां पे हवा चलती है, हवा से भी फर्क पड़ता है। शहरों में हवा कम चलती है, बिल्डिंग है, रोड है, रास्ते, तो इसीलिए गांव में तापमान तो बढ़ रहा है। और गांव में भी बिल्डिंगें आ गई, जहाँ मिट्टी के घर होते थे अब पक्के घर आने लग गए, सड़कें भी हैं वहां पे, पक्की सड़कें अंदर बन गई है, तो थोड़ा बहुत गांव का शहरीकरण भी हो रहा है, तो उसका भी एक असर है। सर ये पर गांव तब भी थोड़ा सा फर्क है। मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी कि जो गांव का शहरीकरण है वो कितना सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं गांव में भी एसी, रेफ्रिजरेटर्स, मतलब फ्रिज वगैरह ये सब आ गए। वहां पे जैसे पहले मैंने कहा नलों में पानी आया करता था, वहां भी समरसेबल लगने लग गए, तो पानी ग्राउंड से भी खत्म हो रहा है। तो ये शहरीकरण कितना सही है? देखिए ऐसा है, सही गलत का कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास जो सुविधा है शहर में वो मेरे ग्रामीण भाई को नहीं मिलना चाहिए। मेरे पास बिजली है, गैस है, नलके में पानी आ रहा है, ये हमारे ग्रामीण भाई को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। पर मिलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितना पानी चाहिए, उसको ठीक तरह से संभाल के उनको भी सप्लाई होना चाहिए, मेरे को भी सप्लाई होना चाहिए, है ना। अब गांव में सबमर्सिबल क्यों लग रहा है? फिर वही बात कि पानी की खपत खामा में हो रहा है, ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा, और हम खामा सबमर्सिबल लगा के, मेरा तो मानना है जहां तक हो सके सबमर्सिबल को बंद कर देना चाहिए। फिर मजबूरन आप जो सरफेस का जो पानी है उसको ठीक से इस्तेमाल करेंगे। सही बात, जो हम आज को नहीं कर रहे। फिर वही बात है, सुविधा और उसके साथ एक नीति का जोर भी लगना चाहिए, और वो सुविधा भी होनी चाहिए कि पानी का ठीक से इस्तेमाल, नलके में पानी आए। पर आप ये सोचिए, जो आप कह रहे थे कि जमाना था गांव में प्रति व्यक्ति कुएं में पानी निकालते थे, नलके के नीचे बैठ के एक बाल्टी पानी में नहा लेते थे। हाँ जी, है ना। आजकल हम जो आधा घंटा लगा के शावर में लगा के हम वो करते, तो थोड़ा सा इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो इन पे भी कई नियम कानून है, फ्लश को कैसे चलाना है, किस प्रकार के फ्लश हैं। अब इस पे कानूनन फ्लश को चलाने के लिए मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए कि एक बार फ्लश चलाओ तो कितना पानी जाएगा, पर काम भी होना चाहिए जो फ्लश करता है अवेलेबल फ्लश है जो इकोनॉमिक फ्लश है, पर वो कानूनन मजबूरी होनी चाहिए घरों में लगाने के लिए। तो पानी का ऑब्वियसली तापमान मतलब टोटल जो आप यूज कर रहे हो वो भी कम हो जाएगा। राइट। तो ये सब चीजें हैं, अवेलेबल हैं, सरकार की तरफ से सोच समझ के इन पे जोर लगा के नियम कानून लागू करके उसको एनफोर्स करके और विकल्प की तरफ भी ध्यान देते हुए अगर होगा तो काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि दूसरे शहर, दूसरे मुल्क, उनके भी उदाहरण है हमारे सामने कि ये हो सकता है। अभी आपने इतने अच्छे उदाहरण दिए जो बताते हैं कि कैसे इसका विकल्प कैसे है, करते हैं। इसके विकल्प है, लेकिन शायद उस तरीके की तैयारी और उस तरीके से हम डरते हैं, शायद हम कोई फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहते। आज के दिन पेरिस शहर में पहले साइकिल पे इतना जोर नहीं था। पेरिस के एक नए मेयर आए थे कोविड के दौरान, और कोविड के दौरान लोगों का बाहर जाना वगैरह कम हो गया था। पर उसका फायदा उठा के उन्होंने पेरिस के जो अंदरूनी इलाका है उस पे इतनी तब्दीली की, साइकिल के लिए अलग ट्रैक बनाए, साइकिल हायर, मतलब आप मेट्रो से निकले तो वहां पे स्टैंड मिलेगा, वहां पे आपने साइकिल उठाया, आप अपने काम की जगह पे गए, वहां पे साइकिल छोड़ दी और फिर आ गए। और वो सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, सबके पास मोबाइल है, आप उसको दबाओ उसको खुल जाएगा, जहाँ पे छोड़ा आप दबा के
उसका सिग्नल चले जाएगा, दूसरे को पता है कि कहाँ पे है, पेमेंट भी उसी से हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ये तो बड़ा आसान काम है। पर इससे पेरिस शहर में आज के दिन पहले जहां 5% लोग केवल साइकिल में जाते थे, अब 20 से 25% हो गया 5 साल के अंदर। और एम्स्टर्डम शहर में, कोपेनहेगन में साइकिल से तकरीबन 50% लोग सफर करते हैं डेली। 50%। ये बहुत, सोचिए, ये तो अच्छी बात है। मेरे को लगता है साइकिल, इसको प्रमोट करना चाहिए इसको हमारी प्रमोट करना सरकार को चाहिए, भी। और क्योंकि एक तो है कि साइकिल हो गया, ईंधन की भी खपत कम हो गई। अब आजकल ईंधन के बारे में लोग इतना चिंतित हैं, प्रदूषण भी हो रहा है, कीमत भी है, इससे हो गया। सड़क पे कंजेशन, भीड़, एक्सीडेंट, टक्कर, वो भी कम हो गए। और आम लोगों की सेहत, वो भी डेली का एक्सरसाइज हो गया। 5-10 किलोमीटर तो हर व्यक्ति चला रहा है, ऑफिस जा रहा है, वापस आ रहा है। अब आप सोचो सेहत कितनी मतलब इम्प्रूवमेंट होगी उसकी वहां। हाँ, हम जब तो सेहत, बहुत फर्क पड़ा है। हम जब सेहत की बात करते हैं, शायद आम जनता आजकल अपनी सेहत का ना भूल ही गई। छोड़िए, मेरे छोटे से मार्केट में जाएंगे, आधे लोग गाड़ी लेके पहुंचते हैं डबल रोटी खरीदने। अब आप सोचिए, मतलब चलेंगे तो 5 मिनट लगेंगे उनको पैदल चल के जाने में, कि नहीं जी गाड़ी में जाएंगे, डबल रोटी खरीदना है, डबल रोटी खरीद के। अब तो सर जा भी नहीं रहे, ब्लिंकिट आ गया, डंजो आ गया, जोमेटो, उनकी भी तो गाड़ियां चल रही हैं। ये भी तो सोचो, उनकी भी तो गाड़ियां चल रही हैं। वही नहीं, लेकिन अब हेल्थ की अगर बात करें तो ये सारे विकल्प जो आ गए हैं, ब्लिंकिट, और घर से निकल ही नहीं रहा। हाँ, अब सब कुछ घर बैठे आ जाता है आजकल। तो बस सब लोग ये है ब्लिंकिट, जोमेटो और ये डाइन, ये जितने भी हैं, डंजो वगैरह कर लेते हैं। जेप्टो, गुड़गांव में सब जेप्टो ऑर्डर करते हैं, मैंने देखा। बिल्कुल। तो हम वातावरण की जब बात करते हैं, तो अभी लोग भाग रहे हैं हिमाचल की तरफ। तो अभी मैं जो हिमाचल भी गई, मैंने देखा तो वहां पे भी बहुत गंदगी हो गई है। वहां मतलब वहां पे हम ही जैसे लोग जो जाते हैं, वहां गंदगी करके आ जाते हैं। देखिए, केवल गंदगी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हर जगह का, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, मतलब एक जगह का एक क्षमता होता है कि कितने लोग वहां पे एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे दिल्ली शहर है, आज के दिन यहाँ पे 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली में। क्या दिल्ली में 4 करोड़ लोग हो सकते हैं? 8 करोड़ हो सकते हैं? तो दिल्ली की भी एक क्षमता है बिल्कुल कि इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। तो इसीलिए जब योजना बनाते हैं तो काफी 20 साल पहले ये सोचा था कि दिल्ली के इर्द गिर्द दूसरे शहरों को पनपने का मौका दो। इसीलिए नोएडा आया, गुड़गांव आया, फिर आज चल रहा है कि अलवर, पानीपत, रोहतक, मेरठ, ये जितने शहर हैं उनको बढ़ाओ ताकि लोग दिल्ली में आने के, बसने की ना सोचें, मेरठ में बसें, काम करने के लिए दिल्ली आए सुबह और वापस चले जाएं। क्योंकि दिल्ली शहर की क्षमता सहन करने का उतना नहीं है, ये कैरिंग कैपेसिटी। आप ये सोचो पहाड़ों में क्या कैरिंग कैपेसिटी, छोटी सी जगह है। हिमालय वैसे ही एक नाजुक पहाड़ है, बहुत। दुनिया का सबसे, हम हिमालय करते हैं, पर दुनिया का सबसे नया पहाड़ है, यंगेस्ट रेंज। तो यंग होने के वजह से इट्स अनस्टेबल। तो पहाड़ उसके इतने अनस्टेबल हैं, इसलिए थोड़ी सी बारिश पड़ गई लैंडस्लाइड हो जाता है, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। और अब हम सड़क बना रहे हैं वहां पे, छोटी सड़क नहीं, 4 लेन। तो 4 लेन से क्या होता है, एक तो अच्छा जी 4 लेन है, चलो जी गाड़ी लेके चलो, अब तो 4 लेन बन गया। तो गाड़ी लेके अब वहां जा रहे हैं। और केवल 4 लेन नहीं, 4 लेन भी बनाओ तो चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने के लिए पहले 7 घंटे लगते थे। कोई नहीं जी, हम तो अब पहाड़ के अंदर से एक टनल बना लेंगे, 7 घंटे को हम 4 घंटे कर देंगे। करके वो उसमें क्या हुआ, आपने ब्लास्टिंग की, आपने मशीन के लगा के पहाड़ को तोड़ा, उससे पहाड़ और नाजुक हो गए। इतनी आपने बड़ी सड़क बना दी। और उस शहर, मनाली शहर में, आप गर्मी के दिन में अगर जाओगे, पैर रखने की जगह नहीं है। राइट, समर ब्रेक्स में सब मनाली जा रहे हैं अब। अच्छा जी, अब मनाली में, शिमले में, मसूरी में पानी की किल्लत है। अभी गर्मी में इतने लोग गए, होटल में रहे, तो पानी कहाँ से आएगा उन सबके लिए? उसके बारे में किसी ने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। ये सड़क बनी है। अब आप हिमालय में देखिए, जोशीमठ शहर
पूरा डस गया। पिछले साल वो टनल जो था जिसमें मजदूर फंस गए जिसमें मजदूर फंसे थे, वो फंसे क्यों? क्योंकि आपने नाजुक पहाड़ में गलत तरीके से सड़क बनाया, पर्यावरण के बारे में आपने सोचा नहीं। जिसने पर्यावरण के बारे में केस डाला सुप्रीम कोर्ट को, उसको सरकार ने दबा के कहा नहीं जी आप विकास के रास्ते में आ रहे हो। तो ये क्या सा विकास है जिससे कि आपके शहर पे शहर धस रहा है। इस साल भी केदारनाथ के रूट को बंद करना पड़ा क्योंकि इतने लोग पहुंच गए वहां पे। राइट। आपने वो पहुंचने के लिए सुविधा भी दे दी, चौड़ी सड़क भी दे दी, अब तो लोग पहुंचेंगे फिर आएंगे। आपने जितना आसान कर दिया। अब मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर मैंने मनाली जाना है, आप कह रहे थे कि मैं हिमाचल जाना चाहती थी, ठीक है, पर अब जो चंडीगढ़ से मनाली जा रहा है इतनी बड़ी हाईवे में और टनल के अंदर से वो पहुंच रहा है, रास्ते में कुछ देखने का मौका नहीं है उसको, सब टनल। तो कुदरत का फायदा लिए बिना आप मनाली पहुंच के करोगे क्या? आपने केवल चंडीगढ़ से ये कहने के लिए हाँ जी मैं भी मनाली होके आ गया, उस मजे के लिए आप पहुंच गए, नहीं तो आपको नेचर पर्यावरण उससे कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा है कोई बात नहीं 7 घंटे लगे, पर रास्ते में आप पहाड़ को देखते जाओगे, रास्ते में कोई धरना होगी, झरना होगा, उसको देख के जाओगे। सही बात। इस सब का मजा ही नहीं है। आपने उस सबको मजा को किरकिरा कर दिया। पहाड़ों की जो नाजुक स्थिति है उसको नजरअंदाज कर दिया आपने। तो वहां पे जाके वो जो शहर थे बेचारे उसको भी आपने बर्बाद कर दिया वहां। तो क्या फायदा किया आपने? हम जैसे नेचर की हम बात करें तो बद्रीनाथ में हम देख रहे हैं किस तरीके से का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहां जी पे। बिल्कुल। और उस पर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। और हो रही है मैडम, हो रही है। वहाँ पर्यावरण के लोग जो वहाँ रहते हैं, पहाड़ी लोग, इतने चिंतित हैं इसके बारे में। कुछ लोग तो हैं जो सोचते हैं अच्छा भी बन जाए तो मेरा क्या होटल का धंधा चल जाएगा। पर जिस बंदे ने सोच के 4 मंजिल की होटल बनाई थी जोशीमठ में, आज वो पूरा 4 मंजिली होटल ढस गया। अब वो भी सोच रहा है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, विकास के कुछ और भी रास्ते होने चाहिए। इस प्रकार का विकास, इसको विकास नहीं है। तो ये बड़े सोच समझ के हमें करना चाहिए कि ये नाजुक चीजें हैं। आपने एक हथौड़ा मार के विकास को एक मंत्र सा बना के वो हथौड़े से आप जो है काम करोगे तो ऐसे नहीं होता। कुदरत जो है वो वापस कहीं ना कहीं मारेगा आपको। जो आपने कुदरत पे मारी है तो वो भी वापस मारेगा। जैसे अगर हम लेह लद्दाख की बात करें, वहाँ सोनम वांगचुक क्लाइमेट चेंज को लेकर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको एड्रेस अभी तक नहीं किया गया है। और उस पर वो एड्रेस बात ये है असल में कि इसके पीछे ताकतें जो हैं वो क्या कहना चाहिए इस पे, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो टूरिज्म की कंपनियां हैं, जो होटल और यातायात पे अपना पैसा कमा रही है, वो अपने पैसे के बारे में सोच रहे हैं। पर वो ये नहीं सोच रहे कि 20 साल के बाद क्या होगा वहां पे। वो सोच रहे हैं आज मैं कर लेता हूँ, सरकार पैसा खर्च कर रही है, सड़कें बना रही है, फलाना बना रहा है, मैं 20 साल से अपना पैसा कमा लूंगा, कल को वो ढस जाएगा तो मेरा क्या जा रहा है, पैसे मैंने कमा लिया है, अगले दिन मैं कहीं और जाके पैसे लगा दूंगा। तो चक्कर ये है कि आज के दिन में उद्योगपति नीतियां तय कर रहे हैं, आपको इसको अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका काम नहीं है। वो तो अपने पैसे के बारे में सोच रहा है और चले जाएगा। आप सरकार हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोचें कि ये ठीक है या नहीं है। आप भी अगर सोचोगे अरे भाई उद्योगपति कह रहा है उसको बढ़ावा दे दो, जीडीपी बढ़ जाएगा, देश का उन्नति बढ़ जाएगी, तो ये गलत तरीका है सोचने का, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेन है। 20 साल के लिए आप पैसे कमा लोगे, 200 साल के लिए आप बर्बाद कर जाओगे। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक। तो मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ कोई एक सरकार की बात नहीं है, ये हर सरकार की बात है। ये हर सरकार है जो शायद एनवायरनमेंट को सीरियसली नहीं ले रही है, जो नेचर को सीरियसली नहीं ले रही है। पर मैं एक चीज कहूंगा कि अगर मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता, पर जनता की आवाज सुने, विज्ञान की आवाज को सुनो, जो पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हो, सरकार तो इनके बारे में सोचना चाहिए। कोई भी सरकार हो जो एक क्या कहना चाहिए, तुलना करती है कि एक तरफ विकास और दूसरा तरफ पर्यावरण, ये गलत है तुलना।
उसी चीज को विकास कहना चाहिए जो पर्यावरण को भी मन में रखते हुए आगे बढ़े, उसको विकास कहना चाहिए। पर जो सरकार सोचती कि नहीं जी पर्यावरण विकास के रास्ते में बाधा है, वो गलत रास्ते पे है। सही बोला सर आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत लंबा हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस और कैसे हमारे देश में तापमान इतना बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ डॉक्टर रघुनंदन सर है। और सर आप एक बार थोड़ा सा अपना बताइए कि आपने क्या क्या रिसर्च किया है, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। 31 साल से मैं ये जलवायु परिवर्तन की जो बात हुई है दुनिया में, इसके बारे में चिंतित होके रियो के कॉन्फ्रेंस जो 1992 में हुआ था, तब से मैं भी इसको फॉलो करते आ रहा हूँ। और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं और देश के अंदर हम क्या कदम उठा रहे हैं, इसके बारे में सोचते हुए। और जब हम जलवायु परिवर्तन जैसे एक बहुत फैला हुआ एक सवाल है, तो उसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है उसके बारे में भी ध्यान दें। ये दोनों साथ साथ चलते हैं कि हम ये ना सोचें कि जलवायु परिवर्तन के ही बारे में मैं सोचूं या केवल पर्यावरण के बारे में सोचूं, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। मैं दोनों पे ध्यान दे रहा हूँ, रिसर्च करता हूँ। और आजकल खास करके मैं शहरी स्थिति जो है पर्यावरण को लेके और जलवायु परिवर्तन को लेके, इसके बारे में ज़्यादा अपना ध्यान दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो हमारे साथ रघुनंदन सर थे जिन्होंने बहुत सारी बातों को बात किया, जिन पर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जिन्हें मुझे जो लगता है इन पर बात होनी चाहिए। और आपने सुना ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, और कोई आपका मुद्दा हो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, आप बताइए। हम ऐसे ही आप तक खबरें लाने की कोशिश और ऐसी इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते रहेंगे।